हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, चेक के बारे में, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट के बारे में। तो ये सब चीज़ों से हम अब रूबरू हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें आता है एक पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, किन किन पार्ट में उसे डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, order इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ पेएबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन को या फिर उसके ऑर्डर से किसी और को। ठीक है, मान लीजिए एक्स को हमें पे करना है, तो एक्स वो पर्टिकुलर पर्सन है। एक्स चाहे तो वो पेमेंट अपने किसी रिलेटिव को, अपने भाई बहन को, या अपने किसी फ्रेंड को, अपने बिजनेस पार्टनर को वो करवा सकता है उसके बिहाफ पे भी। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। दूसरा आता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। Bearer instrument is a negotiable instrument which is expressed to be payable to bearer। मतलब उसके लिए किसी का नाम होना ज़रूरी नहीं है। वो इंस्ट्रूमेंट जब भी जिस व्यक्ति के पास है वो उसका मालिक है। जैसे कि बियरर चेक होता है, एक तो होता है अकाउंट पे ही चेक। ठीक है, उसमें तो क्या है, जिसका हमने नाम लिख के दे दिया, हमने नाम लिख के दे दिया राम कुमार, तो उसकी पेमेंट किसे होगी, सिर्फ और सिर्फ राम कुमार को। जबकि बियरर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किसी का नाम नहीं होता है। ठीक है, तो बियरर इंस्ट्रूमेंट जिस भी व्यक्ति के पास है वो उसके पैसे ले सकता है। ठीक है, बियरर इंस्ट्रूमेंट में क्या कहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू द बियरर, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन विच द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक, जिसमें खाली होता है, किसी का नाम नहीं होता है। ठीक है, फिर होता है इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है, जो टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, ऑन विच टाइम फॉर पेमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड। टाइम जो है उसके ऊपर स्पेसिफाई नहीं होता, मैच्योरिटी डेट उसके ऊपर स्पेसिफाई नहीं होती। वो डिमांड जो होती है, डिमांड के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ एक्सप्रेस टू बी पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है, जब भी उसकी डिमांड की जाएगी तब हम उसकी पेमेंट कर देंगे। और टाइम इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, मैच्योरिटी डेट पहले से फिक्स होती है। अब ये मैच्योरिटी डेट क्या है, जैसे 1 अप्रैल को किसी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो 1 अप्रैल से 2 महीने कब, 1 मई और 1 जून। 1 जून को 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन उस पर 3 दिन ग्रेस के दिए जाते हैं। 3 दिन किस चीज़ के दिए जाते हैं, ग्रेस के तौर पर दिए जाते हैं। ठीक है, फिर इसकी पेमेंट कब ड्यू होगी, यानी कि 4 जून को। 1 जून के बजाय 3 दिन ग्रेस के देने के बाद 4 जून को वो ड्यू हो जाएगी। क्लियर। फिर आता है हमारा फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इफ़ इट इज़ ड्रॉन और मेड इन इंडिया, या तो ड्रॉन या फिर मेड कहाँ है, इंडिया में, एंड इट इज़ पेएबल इन इंडिया और इज़ ड्रॉन ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर ही पे होगा वो क्या है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो विदेश में पेमेंट हो रही है, उसे क्या बोलेंगे हम, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही एक आता है इसमें एकोमोडेशन बिल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है पेमेंट के लिए बिटवीन द पार्टीज, इफ़ इट वॉज मेड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड, एंडोर्स्ड और ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन। बिना किसी कंसिडरेशन के जब इसे ट्रांसफ़र किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो क्या होगा, उसमें वो किसी की सहायता करने के लिए, उसको एकोमोडेशन बिल बोलेंगे। ठीक है, फिर एक आता है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या है, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट जो कि कंप्लीट नहीं है। इसकी कंडीशंस क्या है, एक पर्सन ने साइन करके दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, वो इट इज़ आइदर होली ब्लैंक और इज़ पार्शली ब्लैंक, या तो वो पूर्णतः खाली है या फिर उसका कुछ पार्ट ब्लैंक है। उसे जिसे हमने दिया है उसको ये अथॉरिटी दे दी है कि आप इसे भर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे किसी को ब्लैंक चेक हम दे देते हैं। द पर्सन साइनिंग सच इंस्ट्रूमेंट डिलीवर्स इट टू द अनदर पर्सन, किसी दूसरे लोग आदमी को वो दे देता है। जैसे द होल्डर गेट्स ए प्राइमा फेसी अथॉरिटी टू मेक और कंप्लीट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो होल्डर होगा जिसे वो मिलेगा, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, उसके पास अथॉरिटी हो जाएगी। प्राइमा फेसी मतलब स्टार्टिंग से ही उसके पास, उसको देखते ही ये पता चल जाता है कि अब ये अथॉरिटी है, हम इसे फिल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इसमें नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशन क्या है, नेगोशिएशन मीन ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू एनी अदर पर्सन। जब किसी और व्यक्ति को हम ट्रांसफर करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन, सो एज टू कंस्टिट्यूट दैट पर्सन द होल्डर ऑफ सच
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जब हम अपना कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन। अब जो नेगोशिएशन है वो बाय डिलीवरी भी हो सकता है और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी भी हो सकता है। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ठीक है। पहला तो होता है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, ठीक है। जनरली सिर्फ डिलीवरी कर दी हमने, डिलीवरी अपनी इच्छा से हो सकती है, वॉलंटरी, तो वो क्या हो गया? नेगोशिएट हो गया, हमने ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा होता है एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ठीक है। इट कैन बी नेगोशिएटेड ओनली बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट और डिलीवरी उसमें दोनों ज़रूरी हैं। अब आप कहेंगे सर ये एंडोर्समेंट क्या है? सेक्शन 15 आता है इसमें, उसमें एंडोर्समेंट बताया गया। एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपने चाहे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फ्रंट साइड पे या फिर उसकी बैक साइड पे, कहीं पे भी आपने क्या किया? साइन कर दिए, और ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर कोई स्लिप पे आपने साइन करके उसके साथ एनेक्स कर दिया, उसके साथ जोड़ दिया, बाय द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएटिंग सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब जब आप साइन करके उसके ऊपर किसी को ट्रांसफ़र करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोर्समेंट, ठीक है। एक वैलिड एंडोर्समेंट होने के लिए क्या ज़रूरी है? पहली बात तो वो राइटिंग में होना चाहिए, रिटन में हो। दूसरा, जब तक वो साइन नहीं होगा तब तक वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। कौन साइन करेगा? द एंडोर्समेंट शैल बी वैलिड ओनली इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज साइंड बाय द होल्डर। एंडोर्समेंट कब वैलिड होगा? ओनली इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज साइंड बाय द होल्डर, उसके साइन होने ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमको काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के काइंड्स क्या हैं? नंबर 1 जनरल एंडोर्समेंट, ठीक है। जनरल एंडोर्समेंट मीन एंडोर्सर ने उसे आगे दे दिया विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी, जिसे दे रहा है उसका नाम लिखे बिना उसे दे दिया। जनरल एंडोर्समेंट को हम एंडोर्समेंट इन ब्लैंक भी बोलते हैं। जब खाली दे दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज कन्वर्टेड इनटू बियरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर आता है हमारा स्पेशल एंडोर्समेंट, इसे एंडोर्समेंट इन फुल कहते हैं, ठीक है। जब ये दिया जाएगा तो उसमें होल्डर क्या करेगा? साइन भी करेगा बाय साइनिंग हिज नेम एंड एडिंग ए डायरेक्शन टू पे द अमाउंट टू ए स्पेसिफाइड पर्सन। अपना नाम साइन करके क्या करेंगे? साथ में एक डायरेक्शन दी जाएगी कि स्पेसिफाइड पर्सन को ही ये पेमेंट हो, ठीक है। उसे बोलेंगे हम स्पेशल एंडोर्समेंट। फिर आता है हमारा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। An endorsement which restrict the rights of further negotiation is called as restrictive endorsement. Restrictive endorsement में क्या कहेंगे हम? हमने कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफ़र किया है, लेकिन उसके ऊपर हम एक रोक लगा देते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। वी कैन रिस्ट्रिक्ट इन सच ए मैनर दैट इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फर्दर, कि आगे उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। मैंने अगर एक्स नाम के किसी व्यक्ति को ये ट्रांसफ़र किए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो आगे मैं ये रोक लगा सकता हूँ कि एक्स उसको आगे ट्रांसफ़र ना करे किसी और को, एक्स वाई को, जेड को, किसी को आगे ट्रांसफ़र ना करे, ठीक है। फिर आता है हमारा पार्शियल एंडोर्समेंट। एन एंडोर्समेंट विच परपोर्ट्स टू ट्रांसफर ओनली ए पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पार्शियल एंडोर्समेंट। इट इज़ नॉट वैलिड एट लॉ। पार्शियल एंडोर्समेंट क्या है? कि उस इंस्ट्रूमेंट की कुछ अमाउंट ही हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बाकी अमाउंट हम आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो लॉ में वैलिड नहीं है। पार्शियल एंडोर्समेंट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। पार्शियल एंडोर्समेंट यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्लियर? फिर आता है लास्ट हमारा कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशनल एंडोर्समेंट में कुछ कंडीशंस होती हैं। इसमें होता है सेंस रिकोर्स। सेंस रिकोर्स का क्या मतलब है? एंडोर्सर रिलीव्स हिमसेल्फ फ्रॉम द लायबिलिटी टू ऑल सब्सिक्वेंट एंडोर्सीज। देखिए, आपने यहाँ एंडोर्समेंट कर दी है, आप एंडोर्सर हैं, आप अपने आप को रिलीव कर लेते हैं आगे किसी भी लायबिलिटी से। आगे वो जिसके भी पास जाएगा, एक्स वाई जेड किसी के पास भी जाएगा वो एंडोर्समेंट होके, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड किसी भी पर्सन के पास हो जा रहा है, आप उससे रिलीव कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। फिर आता है आपका फैकल्टेटिव। एंडोर्सर वेव्स एनी ऑफ हिज राइट्स, सारे के सारे राइट्स वो छोड़ देता है। और कंटिजेंट में क्या होता है? एंडोर्सर मेक्स हिज लायबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कंटिजेंसी आ गई। कंटिजेंसी मतलब कोई चीज़ निश्चित नहीं है, अगर फ्यूचर में कोई एक स्पेसिफिक इवेंट होता है उसकी हैपनिंग के ऊपर आपने कहा कि मैं जिम्मेदार हूँगा, ये लायबिलिटी अपने ऊपर रखूँगा, ये कौन कहेगा? एंडोर्सर, जो कि एंडोर्स करने वाला है, तो इसे बोलेंगे कंडीशनल एंडोर्समेंट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा नेगोशिएशन बैक। मीनिंग देखिए नेगोशिएशन बैक का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय होल्डर बट द एंडोर्सर अगेन बिकम्स द होल्डर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, इट इज
कॉल्ड एज नेगोशिएशन बैक। ए ने बी को चेक दिया, बी ने सी को चेक दिया, सी ने डी को चेक दिया, डी ने ई को चेक दिया। अब एंड में क्या होता है, ई से वही चेक घूम के किसके पास आ जाता है, ए के पास। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इस सिचुएशन को हम कहेंगे नेगोशिएशन बैक। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट घूम फिर के जब आपके पास वापस आ जाता है, मीन्स एंडोर्सर के पास ही वो वापस आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नेगोशिएशन बैक। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे देखिए, द होल्डर कैन नॉट एनफोर्स पेमेंट अगेंस्ट एन इंटरमीडिएट पार्टी टू होम ही वॉज प्रीवियसली लाइबल। ठीक है, होल्डर बीच में जो पार्टीज होंगी उनके लिए पेमेंट एनफोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, द होल्डर कैन एनफोर्स पेमेंट अगेंस्ट ऑल द पार्टीज टू होम ही वॉज नॉट प्रीवियसली लाइबल। ठीक है, and however the holder can sue all the prior parties including all intermediate parties to whom he was previously liable if he has made sense recourse endorsements। सबके ऊपर वो केस कर सकता है, बाकी सारी पार्टीज के ऊपर। ठीक है, कब, अगर वो सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट करता है, तो मतलब अपने आप को उस चीज़ से हटा लेता है, उस लाइबिलिटी से रिलीव कर लेता है। तो क्लियर। तो अब बात आती है नेगोशिएशन और असाइनमेंट की। ठीक है, एक तो वर्ड है नेगोशिएशन और दूसरा क्या है, असाइनमेंट। नेगोशिएशन में हम क्या पढ़ते हैं, इफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर ट्रांसफर किया जाए बाय वे ऑफ नेगोशिएशन तो कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्लियर। अगर नेगोशिएशन करते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अप्लाई होगा, और अगर असाइनमेंट करते हैं वेयर एनी राइट इज ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ असाइनमेंट तो उसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उस पर अप्लाई होगा। कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, नेगोशिएशन का क्या मतलब है, जब हम अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, राहुल ने रोहित को अगर गुड्स अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, नेगोशिएशन। ठीक है, राहुल ने रोहित को ये ट्रांसफ़र किया, इसका मतलब वो रोहित को उसका होल्डर बनाना चाह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेगोशिएशन। लेकिन असाइनमेंट में क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ ए राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ डेट बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय वे ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड असाइनमेंट। ये जो आपके पास अधिकार है कि आपको पेमेंट लेनी है किसी एक व्यक्ति से, ठीक है, आपको पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति से पेमेंट लेनी है, उसका जो अधिकार है आपने किसी और व्यक्ति को दे दिया, तो उसे क्या कहेंगे, असाइनमेंट। जैसे मैंने किसी से पेमेंट लेनी है, ठीक है, और मैंने आपको ये अधिकार दे दिया कि आप मेरे बिहाफ पे आप अब किसी और से पेमेंट ले सकते हो। मुझे राज से पेमेंट लेनी है तो मेरे बिहाफ पे आप राज से पेमेंट ले सकेंगे। ठीक है, तो मैं कौन हूँ, असाइनर, और आप कौन हैं, असाइनी। ठीक है, असाइनमेंट का मतलब आपने अपना राइट जो है किसी और से पैसे लेने का वो किसी और के पास ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, नेगोशिएशन कैन बी मेड फॉर ट्रांसफरिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओनली, और असाइनमेंट कैन बी मेड ऑफ एनी राइट। नेगोशिएशन तो किस चीज़ के लिए होगा, वो सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए है, जबकि असाइनमेंट किस चीज़ के लिए हो सकते हैं, वो किसी भी राइट के लिए हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इसका मेथड और मैनर। द बियरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड मेयरली बाय डिलीवरी। सिर्फ डिलीवरी से भी काम चल सकता है बियरर इंस्ट्रूमेंट में। एंड एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। जबकि असाइनमेंट में क्या है, असाइनमेंट इज वैलिड ओनली इफ इट इज़ मेड इन राइटिंग एंड इज साइंड बाय द असाइनर। उसके ऊपर साइन होने ज़रूरी है, वो रिटर्न में होनी ज़रूरी है। ठीक है, फिर आता नोटिस ऑफ नेगोशिएशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एनी पार्टी। किसी पार्टी को देना ज़रूरी नहीं है, और असाइनमेंट के केस में वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब एक वर्ड आता है हमारे पास, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्या है, इट मीन्स ए डायरेक्शन गिवन बाय द ड्रॉअर ऑफ द चेक टू द ड्रॉई बैंक। मैंने अगर कोई चेक ड्रॉ करके दिया, ठीक है, जो ड्रॉई बैंक है, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक पे मेरा अकाउंट, तो ड्रॉई बैंक कौन हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, ड्रॉअर कौन है, मैंने क्या किया, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मीन्स एक डायरेक्शन गिवन बाय द ड्रॉअर of the check to the drawee bank not to pay the check at the counter of the bank but to pay it to the person who present it through the banker। बैंकर के थ्रू अगर आप प्रेजेंट करोगे तभी आपको पेमेंट होगी। पर्पस ऑफ क्रॉसिंग क्या है, क्रॉसिंग मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रेस द पर्सन टू whom पेमेंट हैज़ बीन मेड, दस इट मेक्स द चेक सेफ। इससे चेक सेफ रहेगा, कोई भी व्यक्ति फिर उससे पेमेंट ईजिली नहीं ले सकता। मीन्स ये नहीं होगा, कोई फ्रॉड आपके साथ होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, वो चेक सेफ रहेगा। और
इस बात का पता लगाना ज़रूरी है, इस क्रॉसिंग के थ्रू ये पॉसिबल है कि हमने पेमेंट एक्चुअली की किसको है, ठीक है, बैंक से जो पेमेंट हुई है वो किस व्यक्ति को हुई है। क्लियर। इसमें कई टाइप की क्रॉसिंग होती है, जनरल क्रॉसिंग, ठीक है, उसमें 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, चेक मस्ट बी पेड ओनली टू द बैंकर। स्पेशल क्रॉसिंग होती है, उसमें नेम होना ज़रूरी होता है बैंकर का, ठीक है, वो एक ही बार की जा सकती है। स्पेशल क्रॉसिंग को हम जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग होती है, ठीक है, चेक मस्ट बी क्लोज्ड जनरली और स्पेशली, द चेक नेवरदलेस रिमेन सेम। और पेई क्रॉसिंग होती है, द चेक मस्ट कंटेन द वर्ड अकाउंट पेई ओनली, ठीक है, चेक मस्ट बी क्लोज्ड जनरली और स्पेशली। क्लियर। द चेक्स डज नॉट रिमेन नेगोशिएबल एनी मोर, ऐसे केस में आगे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता उसको। क्लियर। और लास्ट पॉइंट आता है आज के हमारे इस लेक्चर में, बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक का क्या मतलब है? मान लीजिए जब ड्रॉर है, यानी कि मैंने जैसे आपको चेक बना के दिया था, उसमें सफिशिएंट फंड्स नहीं है मेरे अकाउंट में, ठीक है, उसमें उतने पैसे ही नहीं हैं, और सच फंड्स आर प्रॉपरली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ चेक, ठीक है। डिसऑनर के केस में क्या होता है? इफ द ड्रॉर हैज सफिशिएंट फंड इन द अकाउंट एंड सच फंड्स आर प्रॉपरली एप्लीकेबल टू पेमेंट ऑफ चेक, देन ड्रॉ इज ड्यूली रिक्वायर्ड टू पे द चेक। In case of default by DROI, the DROI shall compensate the drawer for loss caused to him, ठीक है। अगर बैंकर का डिफ़ॉल्ट है, ड्रॉई का डिफ़ॉल्ट है, तो ड्रॉई को कंपनसेट करना पड़ेगा ड्रॉर को कोई भी लॉस की वजह से। डिसऑनर समझ गए? डिसऑनर तो चेक का बाउंस हो जाना। क्लियर। और इसके केस में अगर लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी है, नेचर ऑफ लाइबिलिटी इम्प्रिजनमेंट है, 2 साल तक की जेल हो सकती है मैक्सिमम। और फाइन क्या है? 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ चेक, या फिर दोनों। जितने का चेक है, मान लीजिए 50,000 का चेक है तो 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है और 2 साल की जेल हो सकती है। क्लियर। चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।